नमस्कार दोस्तों। मैं जब भी आसमान को देखता हूं ना, मेरे जहन में एक सवाल आता है, किसने बनाया इतने बड़े यूनिवर्स को? इतने अरबों खरबों सितारों को किसने बनाया? इतने प्लैनेट्स, हमारा अर्थ किसने बनाया? आपको क्या लगता है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए, भगवान, अल्लाह या फिर गॉड जैसा कोई डिवाइन बीइंग, जिसको हम ह्यूमन फॉर्म में या फॉर्मलेस इमेजिन करते हैं। ऑप्शन बी, यूनिवर्स एक सिमुलेशन है क्रिएटेड बाय एन अननोन एंटिटी, जैसा कि कोई सुपर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन जिसे हम अब तक समझ ना सके हो। ऑप्शन सी, यूनिवर्स को नेचर ने बनाया यूजिंग सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ऑप्शन डी, यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया, इट वॉज ऑलवेज देयर एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ऑप्शन ई, इट वॉज जस्ट अ रैंडम अकरेंस। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। उन सवालों को भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अलॉन्ग विद दीज ऑप्शंस आंसर करने की कोशिश करें। इट विल स्टार्ट अ नाइस कन्वर्सेशन। मुझे भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है, बट हाँ, मैं आपको यह जरूर समझा सकता हूं कि अब तक हमें जो साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं उस पे बेस करके साइंटिस्ट्स ने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिग बैंग से एंड पूरी कहानी जानेंगे अप टिल द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 1350 करोड़ साल पहले एक इवेंट से, जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग एक साइंटिफिकली प्रूवन इवेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस जिसके सपोर्ट में हमें काफी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं। तो करीब 1350 करोड़ साल पहले देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं था। ना लाइट था, ना एनर्जी था, ना मैटर था, ना एंटी मैटर था, ना कोई फोर्स था, इवन स्पेस टाइम भी नहीं था। इस स्टेट को कहा जाता है नथिंगनेस। नथिंगनेस को समझना हमारे लिए या साइंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हमारे चारों ओर रियलिटी को हमेशा 4 डायमेंशंस में समझते हैं। द डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड टाइम। इसके अलावा भी काफी डायमेंशंस हैं, बट ये सारे डायमेंशंस भी उस वक्त नथिंगनेस में नहीं था। नथिंगनेस को आप डार्क स्पेस की तरह भी इमेजिन नहीं कर सकते टेक्निकली, क्योंकि स्पेस एंड टाइम दोनों उस वक्त नथिंगनेस में नहीं थे। फिलहाल हम उसको एक एम्प्टी वॉइड की तरह इमेजिन कर लेते हैं, हालांकि वो टेक्निकली गलत है, बट स्टिल नथिंगनेस हमारे ह्यूमन परसेप्शन के बियॉन्ड एक कॉन्सेप्ट है। तो हमें कुछ अजम्पशंस लेके इमेजिन करना होगा उसको, और उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। तो इस एम्प्टी वॉइड में एक पॉइंट बना जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब ये सिंगुलैरिटी जो था, ये इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी का था। सिंगुलैरिटी को फिजिक्स भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया है, क्योंकि फिजिक्स के सारे लॉज सिंगुलैरिटी पे ब्रेक हो जाते हैं। दुनिया के कई धर्मों में इस सिंगुलैरिटी को रेफर किया गया है एज एन एग, या फिर लाइक इन हिंदुइज्म इसको रेफर किया गया है एज अ गोल्डन वूम, जिसका संस्कृत वर्ड है हिरण्यगर्भ, जिसमें से ब्रह्मा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया। बट फिलहाल हम धर्मों में नहीं जाएंगे, हम इसका साइंटिफिक बेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियन प्रीस्ट एंड फिजिक्स के प्रोफेसर जॉर्ज लेमाइट्रे वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस सिंगुलैरिटी को प्रिमेवल एटम के नाम से रेफर किया। सो बिग बैंग अकॉर्डिंग टू साइंस इज व्हेन दिस सिंगुलैरिटी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग सडनली एंड वेरी रैपिडली। अच्छा, यहाँ पे एक गलतफहमी हमें होती है, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन बियॉन्ड 4 डायमेंशंस। तो हम सोचते हैं कि बिग बैंग वॉज एन एक्सप्लोजन इन स्पेस, अचानक बम जैसा कुछ धमाका हुआ स्पेस में एंड उससे पूरा यूनिवर्स बना। But that is wrong. Big Bang was not an explosion in space, but it was an expansion of space-time. Space और time दोनों ही Big Bang से बने,
तो टेक्निकली आप बिग बैंग के बारे में 2 क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। फर्स्ट इज बिग बैंग के पहले क्या था, क्योंकि आप अगर पूछ रहे हैं बिग बैंग के पहले क्या था, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि बिग बैंग के पहले से टाइम एग्जिस्ट करता था, विच इज रॉन्ग। और दूसरा क्वेश्चन जो आप नहीं पूछ सकते, दैट इज बिग बैंग कहां हुआ। कहां से आप मीन करते हो अ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। तो बिग बैंग से पहले तो स्पेस भी नहीं था, तो आप ये भी नहीं पूछ सकते कि बिग बैंग कहां हुआ। तो दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम जहां पे साइंस पढ़ते हुए मेरे मन में कुछ सवाल आए, बट वो सवाल टेक्निकली पॉसिबल नहीं थे। तो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग अबाउट बिग बैंग। तो सबसे पहले हम इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का साइंटिफिक बेसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। आपने अगर 11th-12th फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा। डॉपलर इफेक्ट इज बेसिकली एक ऐसा इल्यूजन जो हमें होता है विथ मोस्ट ऑफ द वेव्स व्हेन द सोर्स ऑफ द वेव इज मूविंग रिलेटिव टू अस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हो, दूर से इंजन आ रहा है। अब आप हो ऑब्जर्वर एंड इंजन सोर्स है। अब इंजन के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। अब क्योंकि इंजन का ड्राइवर इंजन के अंदर है तो उसके लिए वो हॉर्न का जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा, लाइक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। बट क्योंकि आप इंजन से बाहर हो एंड द इंजन इज मूविंग टुवर्ड्स यू, द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इससे आपके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। उसी तरह जब इंजन आपसे दूर जा रहा होगा तो भी आपके लिए इंजन के हॉर्न का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये फॉर्मूला रेसेस में भी ये फिनोमेनन एक्सपीरियंस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट कहता है कि व्हेन द सोर्स ऑफ द वेव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब ये चीज एप्लीकेबल सारे तरह के वेव्स पे होता है, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे वो लाइट वेव हो। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि दूर के गैलेक्सीज से जो भी लाइट आ रहा है हमारे अर्थ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। तो अभी हमने डॉपलर इफेक्ट में समझा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तब होता है जब सोर्स आपसे दूर जा रहा होता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंट गैलेक्सीज टुवर्ड्स द अर्थ। उनका एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है। इस चीज को रेड शिफ्ट के नाम से फिजिक्स में जाना जाता है। तो साइंटिस्ट ने जिस स्पीड से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जिस स्पीड से रेड शिफ्ट हो रहा है उसको बैक ट्रेस किया। अब ऑब्वियसली कोई चीज अगर दूर जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब देयर वाज अ टाइम, अगर हम उस पूरे प्रोसेस को बैक ट्रेस करेंगे तो देयर शुड बी अ टाइम जब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स वाज कंडेंस्ड एट अ सिंगल पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेशंस, बिग बैंग happened around 13.8 billion years ago, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1350 करोड़ साल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं द डिफरेंट स्टेजेस राइट आफ्टर द बिग बैंग, हाउ थिंग्स गॉट क्रिएटेड। इन स्टेजेस के डिफरेंट नेम्स हैं, बट वी विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। हम बस सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग के बाद किस तरह से धीरे धीरे चीजें क्रिएट हुई। तो द वेरी फर्स्ट fraction of second right after the Big Bang is called the Planck epoch. मैक्स प्लैंक के बारे में आपने 11th-12th में तो पढ़ा ही होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ही वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट जिनको ऑनर करने के लिए इस एपॉक का नाम प्लैंक एपॉक रखा गया। तो इस वक्त एक यूनिफाइड फोर्स बना। इसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद इस यूनिफाइड फोर्स से 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर सेपरेट आउट हो गए, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद पहला मैटर क्रिएट हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनता है, वैसे ही एक प्रोटॉन
या फिर और भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है लाइक न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स से बनते हैं। अब इन क्वार्क्स में जितना मैटर था उतना ही एंटी मैटर भी था। एंटी मैटर होता है जिसका मास मैटर जितना ही होता है बट उसका चार्ज ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर हो गया पॉजिट्रॉन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। उसका मास इज जस्ट सेम एज इलेक्ट्रॉन बट उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो मैटर एंड एंटी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिससे कि मैटर एंड एंटी मैटर अगर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को एनहाइलेट कर देते हैं, जला देते हैं, और उससे निकलता है एनर्जी। तो ये सब बिग बैंग के पहले सेकंड में हुआ, बट ड्यू टू सम रीजन द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बिग बैंग वाज स्लाइटली ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ एंटी मैटर। एंड जब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एनहाइलेट किए तो थोड़ा सा मैटर बच गया। वी कैन कॉल इट द स्मोक ऑफ द बिग बैंग। मेन एक्सप्लोजन हो गया, जो धुआं बचा वो धुआं आज के डेट में हमें चारों तरफ एज यूनिवर्स दिखता है। तो जस्ट इमेजिन बिग बैंग में कितना मैटर बना होगा। उसका सिर्फ जो स्मोक बचा है वही आज के डेट में इतना विशालकाय ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर स्मोक इतना बड़ा है तो आग कितना बड़ा होगा, जस्ट इमेजिन। तो ये मैटर और एंटी मैटर का इंटरैक्शन अगले 10 सेकेंड्स तक हुआ और इसमें से बहुत सारा एनर्जी बना इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो कि होते हैं लाइट के पार्टिकल। तो यहां पे बना लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट 20 मिनट्स में करीब ये जो क्वार्क्स बने थे, ये क्वार्क्स कंबाइन हुए और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बने, जो आपस में कंबाइन होके फर्स्ट लाइट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई बने। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह। इसके करीब 3,80,000 साल बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स बने एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होके फर्स्ट न्यूट्रल एटम्स बने। तो इन कॉम्बिनेशंस के कारण जो भी एनर्जी निकल रहा था, जो भी लाइट एमिट हो रहा था, यही लाइट आज के डेट में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के फॉर्म में डिटेक्ट किया जाता है। ये पूरे यूनिवर्स में एक तरह का रेडिएशन है जो हर जगह डिटेक्ट किया जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस जो इंसानों ने खोज निकाला है अबाउट बिग बैंग। तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से जो लाइट एमिट होता है, दैट इज द फर्स्ट इमेज ऑफ यूनिवर्स जो आज के डेट में अर्थ पे पहुंचा है। तो एक तरह से ये हमारा एक नॉलेज स्फीयर हो जाता है। इस स्फीयर के बाहर से कोई लाइट हम तक आज तक पहुंचा नहीं है। तो हमें नहीं पता 3,80,000 साल आफ्टर द बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, क्योंकि लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। एंड अगर लाइट अर्थ में पहुंच रहा है तभी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ये एक स्फीयर की तरह है। इसके अंदर जितना भी लाइट एग्जिस्ट करता है वो अर्थ तक पहुंच चुका है। सो वी कॉल द इनसाइड पार्ट of this cosmic microwave background as observable universe। and इसके बाहर जो था, जब लाइट क्रिएट नहीं हुआ था, वो पार्ट बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो जाता है। हमारे पास उस पार्ट का कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि वहां से कोई लाइट कभी अर्थ तक पहुंचा ही नहीं है। तो आई होप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का फंडा आपको क्लियर है। इसके अराउंड 150 मिलियन ईयर्स के बाद जो हाइड्रोजन एटम्स बने थे उनका कुछ एक मास होता है, और मास रहता है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पहले एक हाइड्रोजन एटम आया, उसने एक और को किया तो 2 हो गए, 2 ने मिलकर और 2 को अट्रैक्ट कर लिया, 4 हो गए, 4 ने मिलकर और 4 हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह से धीरे 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 बहुत सारे हाइड्रोजन एटम एक पॉइंट पे आके जमा होने लगे। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम ज्यादा नंबर्स में आके उस पॉइंट में जमा होने लगे, उनके बीच में इंटर एटॉमिक कोलिशंस बढ़ गया और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो हाइड्रोजन एटम्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण टेम्परेचर और बढ़ने लगा और उसके कारण और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगे और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगा। इस चीज को हम कहते हैं नेब्यूला। सो बेसिकली नेब्यूला इज जस्ट लाइक अ नर्सरी फॉर
वेरी यंग स्टार्स जो जन्म ले रहे हैं। हमें आज भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हजारों लाखों नेबुले दिखते हैं। ये नेबुले शायद आज से करोड़ों सालों बाद मैसिव स्टार्स होंगे। अब इन स्टार्स का यूजुअली जो लाइफ स्पैन होता है वो करोड़ों सालों का होता है। तो एक स्टार जब मरने वाला होता है, जब वो अपने लाइफ स्पैन के आखिरी दौर से गुजर रहा होता है, तब वो फट के सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के सेंटर में बनते हैं ड्वार्फ स्टार्स या फिर ब्लैक होल्स, जिनकी ग्रेविटी एक्सट्रीम होती है, इतनी एक्सट्रीम कि लाइट भी उनसे पास नहीं कर सकता। लाइट के फोटॉन्स को भी वो ट्रैप कर लेते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही करीब 10 to the power 11 स्टार्स एक गैलेक्सी में होते हैं, जैसा कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। एंड ऐसे ही करीब 10 to the power 11 गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं। तो कुल मिला के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to the power 22 स्टार्स है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर। अब इन्हीं 10 to the power 22 स्टार्स में एक बहुत ही छोटा सा कोने में डरा सा सहमा सा स्टार है हमारा सूरज। इस स्टार के अराउंड कुछ 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। उसमें से तीसरा एक बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है हमारा घर, हमारा अर्थ। थोड़ा छोटा फील हुआ क्या? तो सूरज भी एक ऐसे ही नेब्यूला से बना था। और ये नेब्यूला जो था ये एक बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करता हुआ बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर का प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कैरी करता है साथ में। इस डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट था वो सन बन गया, एंड इस डिस्क का जो साइड का पार्ट था वो धीरे धीरे ठंडा होकर, जमकर, टूटकर धीरे 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 प्लैनेट्स बने। क्योंकि सन के आसपास टेम्परेचर ज्यादा था तो गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। तो सन के आसपास जो 4 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये रॉकी प्लैनेट्स बने, यहाँ पे गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, क्योंकि ये सन से काफी दूर है, यहाँ पे गैसेस भी कंडेंस हो गई एंड ये गैस जायंट्स बने। इसलिए इनके साइज इतने बड़े हैं एंड रॉकी प्लैनेट्स का साइज इतना छोटा है। इसी बीच अर्थ के पास एक और प्लैनेट आके अर्थ से टकराया और उस टक्कर से अर्थ का एक मेजर चंक टूट के अलग हो गया एंड बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स वो चंक अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। इस टूटे हुए चंक को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बना हमारा अर्थ और मून। बिग बैंग एक हाइपोथेसिस है, और भी कुछ हाइपोथेसिस बिग बैंग या फिर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। इनका टाइम के बारे में कुछ अलग कहना है। ये कहते हैं कि टाइम एक साइकिल की तरह होता है, एक लूप की तरह होता है, और इस लूप में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिग बैंग जैसा कुछ हुआ था। तो दीज थ्योरीज सजेस्ट कि टाइम शायद बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि फिजिक्स स्पेस एंड टाइम को इंटरवोवन मानता है, कॉज एंड इफेक्ट मानता है, इसलिए बिना स्पेस के टाइम होना फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बट साइक्लिकल टाइम को भी रिलीजन ने रेफर किया है। लाइक इन हिंदुइज्म कहा जाता है कि समय का पहिया, द साइकिल ऑफ टाइम। टाइम को साइक्लिकल कहा गया है हमारे ग्रंथों में। इसके अलावा एक मल्टीवर्स थ्योरी भी है जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ बबल इन अ मैसिव ओशन। एक ओशन में लाखों करोड़ों बबल्स बनते हैं और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं। उसी तरह मल्टीवर्स में भी लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस बन रहे हैं और फिर वो कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो इस पार्ट को जहां पे एक यूनिवर्स एक्सपैंड होता है इसको बिग बैंग बोलते हैं, एंड जब वो कोलैप्स होता है वापस ठंडा होके उसको बिग क्रंच बोलते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों बबल्स इस ओशन में फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा मल्टीवर्स थ्योरी कहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बिग बैंग। बट अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की जो आपके मन में इस वीडियो के थंबनेल को देख के आए होंगे। इस पूरे स्टोरी में भगवान, अल्लाह या गॉड का क्या रोल दिखा आपको? क्या नथिंगनेस ही गॉड था? तो फिर गॉड क्या है? कुछ भी नहीं? या फिर सिंगुलैरिटी ही शायद गॉड था जो हमारे समझ के बिल्कुल परे है? या फिर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से टाइम को हम काल कहते हैं और महाकाल मतलब एंड ऑफ टाइम। बट अगर टाइम साइक्लिकल है तो दिस वेरी एंड इज द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो क्या महाकाल ही गॉड है? या फिर भगवान, अल्लाह या गॉड
ये उस मल्टीवर्स के ओशन का पानी है जिसमें बबल्स बनते रहते हैं और फूटते रहते हैं। या फिर क्या पता भगवान शायद हम सब के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रिंग्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, उन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन में भगवान रहते हो। या फिर क्या भगवान एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को कहा जाता है जो कि इस इल्यूशन को बनाया, इस सिमुलेशन को बनाया जिसको हम अपना रियलिटी मानते हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलके माया जाल को बनाया है। क्या ये रियलिटी वही माया जाल है, वही सिमुलेशन है? अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज गैप्स प्लग इन हुए हैं तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बट अगर लाइक और सब्सक्राइब ना भी करो, एटलीस्ट कमेंट्स में जरूर लिखो कि लास्ट में पूछे गए सवालों में आपको सबसे प्लॉजिबल कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, या फिर आप किसी और थ्योरी पे या कॉन्सेप्ट पे अगर बिलीव करते हो तो उसे भी जरूर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आए अर्थ में और लाइफ किस तरह से इवॉल्व करके आज हम बने। अंटिल देन, बाय बाय।